अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, खान साहब ने कल कहा था कि नवाज शरीफ अपना मर्जी का आर्मी चीफ लगवा कर नाअहल कराना चाहते हैं मुझे, लेकिन आज उन्होंने सहाफ़ियों से कहा है कि हम आर्मी चीफ के मामले पर पीछे हट गए हैं, हम पीछे बैठकर इस तमाम मामले को देख रहे हैं। आइंदा कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं आएगा जो रियासत, इदारे और अवाम की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि खान साहब जो ये पीछे हट गए हैं, इसकी वजह क्या है? क्या उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, या बिहाइंड द डोर्स उनको कुछ यकीन दहानी कराई गई है? क्या मामला चल रहा है? जी हाँ, ठीक सवाल है। खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि ये खुद लगाएंगे और किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि जो फार्मूला उन्होंने पेश किया था वो रिजेक्ट हो गया। खान साहब का फार्मूला ये था, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी माना था, कि ये हुकूमत डिसमिस की जाए, केयर टेकर की हुकूमत आए, नवंबर 29 से पहले पहले केयर टेकर्स आ जाएँ, जो फरवरी में इलेक्शन हो जाएं, और केयर टेकर्स, क्योंकि इसके दौरान केयर टेकर्स के दौरान आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आती है, तो वो रिटायर ना हों, क्योंकि केयर टेकर्स एक नया आर्मी चीफ नहीं लगा सकते आइन के मुताबिक। उनका ये ख्याल था कि आइन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त देती है। तो इसलिए फिर बाजवा साहब को रिटेन कर लिया जाए, रख लिया जाए 6 माह के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और एक नई हुकूमत नहीं आ जाती। तो 3 महीने इलेक्शन की तैयारी में, फिर 1 महीने के बाद गवर्नमेंट आती है, स्वेरिंग इन होती है, तो 5 महीने लग जाते हैं। तो उनका ये था कि बाजवा साहब उस वक्त तक रहें एज टेम्प्रेरी, रिटेन कर लिया जाए, रिटेंशन कर ली जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, कुछ भी कर लिया जाए, और जब खान साहब जीत के आएंगे तो वो फिर अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। ये उनका फार्मूला था। मेरा ख्याल है उस वक्त कुछ लोगों ने समझा कि शायद जनरल बाजवा पसंद करेंगे ऐसा फार्मूला, क्योंकि उसके साथ 2 मसले हल होते हैं। एक ये कि उनको एक्सटेंशन थोड़ी सी और मिल जाती है, दूसरा ये कि उन्होंने क्योंकि वादा किया हुआ है अपने इस कंस्टिट्यूंसी को, और शायद खान साहब को भी किया हुआ था कि मैं इलेक्शन जल्दी करवा दूंगा और मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराऊंगा, तो शायद वो भी इसको पसंद करेंगे कि जी इलेक्शन हो जाए और मैं सुपरवाइज़ कर दूँ सारा कुछ, ठीक। तो इसलिए ये बात करेंसी इसमें आ गई इसमें, और लोगों ने कहा यही होने जा रहा है, और खान साहब भी पुश कर रहे थे। अब सूरत हाल ये हुई कि गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें रिजेक्ट कर दी। एक तो उन्होंने ये फार्मूला रिजेक्ट कर दिया, जो बैकडोर चैनल से बात हो रही थी ना, जो प्रेसिडेंट अलवी और ये सारे कर रहे थे। दूसरी तरफ जब ये रिजेक्ट हुआ तो फिर एक नया फार्मूला निकला। नया फार्मूला ये निकला कि ठीक है, फिर मशावरत कर लेते हैं, मशावरत करके आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। कोई ये तो बड़ी बुरी बात है कि अगर गवर्नमेंट किसी को लगाती है और खान साहब उसके पीछे पहले दिन से पड़ जाते हैं, तो 2 मसले बन जाएंगे ना उसके साथ। एक तो ये कि वो आर्मी चीफ अगर कंट्रोवर्शियल हो गया तो फ़ौज के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरा ये कि फिर खान साहब को भी ये सोचना था कि अगर मैं ये करता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, प्रोपेगेंडा शुरू कर देता हूँ, और वो बन जाते हैं, तो फिर वो शायद इंतकामी कार्रवाई ना करें, और फिर तो वो हाथ धो के मेरे पीछे ना पड़ जाएँ इस हुकूमत के साथ, जब भी डालने लगे जी कानून ठीक करना है। तो खान साहब को फिर लोगों ने एडवाइस दी कि ये आप मत करें, आप कोशिश करें वो पहले वाला फार्मूला हो जाए, बाजवा साहब रह जाएँ और इलेक्शन हो जाए, वो आपको सूट करता है, और बाजवा साहब को शायद सूट करता है, और आपके फार्मूला को शायद बाजवा साहब सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है जब ये पता चला कि वो फार्मूला भी गया और ये भी अब हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है मशावरत, तो बहुत से बयान आए हैं कोई ज़रूरत नहीं मशावरत की, ये प्राइम मिनिस्टर का हक़ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए फिर खान साहब ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो हमेशा इलेक्शन की बात करते थे, आर्मी चीफ जो है वो तो अब कोई भी लगा दे, डजेंट मैटर, सिर्फ ये कि मेरिट पे होना चाहिए। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी बना दे मगर मेरिट पे होना चाहिए, हमें एतराज़ नहीं होगा, मेरिट पे होना चाहिए। ये नहीं कहा सीनियरिटी, ये लफ्ज़ खान साहब ने नहीं कहा, खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीनियरिटी की बात कर रही है। तो अब सवाल ये है कि हमें तो ये सिखाया गया था कि सारे कोर कमांडर्स जो हैं वो इक्वल मेरिट के होते हैं। जब इस लेवल पे बंदा 3 स्टार पे पहुंच जाता है तो जो है वो सबकी एक ही होती है, किसी को भी आप चुन सकते हैं। और हाल में हमारी तारीख़ में हमें ये बताया गया कि 8वें नंबर से भी उठा के बनाया गया, 5वें नंबर से भी, तीसरे से भी, पहले नंबर से भी। तो ये कोई फार्मूला नहीं है सीनियरिटी का। मेरिट सबकी एक होती है, इसीलिए आप कहीं से किसी को उठा लें तो किसी को एतराज़ नहीं होता। तो अब खान साहब मेरिट की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट सीनियरिटी की बात कर रही है। बड़ी वाज़ेह है, खान साहब को जो फेवरेट कैंडिडेट है वो शायद 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, और जो गवर्नमेंट का फेवरेट कैंडिडेट है वो शायद पहले नंबर पे है।
तो इस किस्म की चीज़ चल रही है इस वक्त, इसलिए खान साहब अब सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से वो पीछे हट गए। अच्छा सेठी साहब, आप कह रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो कैबिनेट कमेटी है, कानून साजी वाली कमेटी है, ये इस पर गौर क्यों कर रही है? हाँ, ये बात हुई, कैबिनेट कमेटी क्यों इस मामले के ऊपर गौर कर रही है। देखिए, हुआ ये है कि कैबिनेट कमेटी, ये खबर छपी है ना, तो जिसका हवाला आप दे रही हैं, तो ख़बर में ये लिखा है कि कैबिनेट कमेटी को कहा गया था ऑन लेजिस्लेटिव डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस कि आप कानून साजी करें, तैयार करें कानून, जिसके तहत आर्मी एक्ट 1952 को अमेंड कर लिया जाए और उसके अंदर एक दो लफ्ज़ ऐसे डाल दिए जाएं जिसके तहत हम आर्मी चीफ को जो उनका टेन्योर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, मगर एक्सटेंशन ना करें। कोई जैसे एक्सटेंशन की बात आ जाती है या अपॉइंटमेंट की बात आ जाती है, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर बड़ा क्लियर कट कानून है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो केस बना के प्रेसिडेंट को भेजेगा और प्रेसिडेंट ओके करेगा तो फिर वो लॉ बन जाएगा। नोटिफिकेशन प्रेसिडेंसी से ओके होती। मगर कुछ ऐसे कानून हैं जिसकी प्रेसिडेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए जाया जाता है। आम कानून साजी जो है वो आप अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसके बाद आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो नोटिफिकेशन इशू करता है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये तब्दीली हो गई, ये हो गया, ये हो गया। एक कानून है 1962 का स्पोर्ट्स ऑर्डिनेंस, वो उसके तहत वो आगे पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन बनाते रहते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो कानून में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। यहाँ ये इस कमेटी को कहा गया है कि आप बताएं कि आर्मी एक्ट के अंदर छोटी सी एक दो चीज़ें हमने रूल्स के अंदर, नॉट कानून बट रूल्स, क्योंकि कानून के पीछे रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, रूल्स को थोड़े अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए, उसके अंदर रिटेन, एक्सटेंशन, प्रमोशन, सैकिंग, ये सब जगह पे अंदर रिटेंशन भी आ जाए। अच्छा, रिटेन, और ये आप रिटेंशन डाल दें उसमें। तो अगर रिटेंशन डालने के ये इसके पीछे मकसद क्या था, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो फिर जो इमरान खान साहब ने बात की थी कि 6 माह की एक्सटेंशन दे दें और ये जो सारा मामला था, तो फिर तो ये इस तरफ इशारा नहीं कर रही है बात। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ ये मैंने आपसे अभी कहा वो मामला ख़त्म हो गया, मगर इस कमेटी की कार्रवाई से ये लगता है कि शायद वो मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिटेन की बात है तो फिर तो रिटेन तो उसी खाते में करना है ना, उसी सिलसिले में करना है कि जब बाजवा साहब को 6 महीने और देने हैं और प्रेसिडेंट साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ से ये शक आता है कि शायद वो ऑप्शन अभी तक ओपन है, और जो मैं कह रहा हूँ कि वो ख़त्म हो गई है वो गलत है। इसीलिए जब अब पूछा जा रहा है जब हुकूमत को कि आप अगर ये मामला ख़त्म हो गया है और बाजवा साहब ने भी कह दिया है, तो ये फिर क्या ये हो रहा है ये काबीना के अंदर कि ये कानून बनाना है और एक्सटेंशन नहीं देनी मगर रिटेन करना है। तो बड़ी, मैं आपको बताऊं चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि जब ये रिक्वेस्ट आई थी कि 6 माह के लिए रख लें, तो उस वक्त नेगोशिएशंस भी चल रही थी। प्रेसिडेंट अलवी, बाजवा साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारी बातें बिहाइंड द डोर्स जैसे आप कहती हैं चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि सोचा गया कि ये कैसे किया जाएगा, कानून तो है नहीं ऐसा कोई, तो फिर हुकूमत की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये एडवाइस आई कि आप आर्मी एक्ट को अमेंड कर लें, तो फिर आपको लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, एक छोटा सा, और काबीना ने ये कमेटी को ये टास्क दे दिया। 11 नवंबर को जिसकी मीटिंग होनी थी, 11 नवंबर को उसकी सेकंड मीटिंग होनी थी, उन्होंने पहली मीटिंग कर ली हुई थी। 11 नवंबर को सेकंड मीटिंग होनी थी। अब नवंबर, एक तरफ टिक 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 क्लॉक चल रही है, दूसरी तरफ ये कमेटी बन गई है और इस कमेटी का टास्क यही है कि किसी तरीके के साथ एक बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं, रिटेन रख लिया जाए, खान साहब का फॉर्मूला। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ये प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर ये फॉर्मूला का, और सिर्फ खान साहब से शायद नहीं आया, कहीं और से भी आया होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी हम कर देते हैं, और हमने कमेटी बना दी। कमेटी मिली, फिर मुलतवी हो गया मामला, कुछ दिन गुजर गए, नवंबर शुरू हो गया। ठीक, अब नवंबर शुरू हो गया और क्लॉक इज टिकिंग, टिक 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 टिक, और अभी तक कानून साजी नहीं हुई। आखिरी स्टेज पे ये कहा गया कि नवंबर को हम 11 नवंबर को हम मिलेंगे और ये कर देंगे।
और ये भी कह दिया गया कि अब इस कमेटी के अंदर हम इसहाक डार साहब को ऐड कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सीरियस हैं। अब डार साहब बैठ के ये सारा कुछ ठीक करेंगे, बिकॉज डार साहब इज़ लिटरली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी अश्योरेंस थी एक, मगर हुआ क्या? हुआ ये है कि अश्योरेंस थी कि हम करने जा रहे हैं या इसको एग्जामिन कर रहे हैं, और दिन गुजरते गए और फिर आके ये फैसला हुआ कि हमने करना ही नहीं है ये काम। अच्छा, कोई ये फैसला एक्सटेंशन हो गया। देनी नहीं है, या बाजवा साहब ने कह दिया जी अब मुझे नहीं चाहिए, या इन्होंने फैसला किया हमने नहीं देनी। और ये जो था, ये टाइम खींचने के लिए, डिस्कस करने के लिए, क्योंकि नेगोशिएशंस जब हो रही होती है तो कुछ अपना भी हाथ दिखाना पड़ता, नहीं हम कर रहे हैं जी। तो आखिर में आके ये एक तरीके के साथ इस मामले को रैप अप कर दिया गया। इसीलिए नवंबर 11 को जो मीटिंग होनी और डार साहब को जो उन्होंने हेड करना था वो हुई नहीं। और अब अगर आप हुकूमत को पूछें कि ये क्या था चक्कर, तो कहते हैं ये तो 3 महीने पहले सोचा था, मगर ये तो कुछ होना ही नहीं था, ख्वाजा आसिफ इस किस्म की बातें कर रहे हैं। दरअसल ये एक, जिसे कहते हैं ना, डिकॉय था। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक चाल थी कि गेम को भी चलाएं, इनको भी तसल्लियाँ दें कि हम ये भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मगर एक्चुअली कोई इरादा नहीं था ये करने का, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। और ये कमेटी को बनाया गया, उसके अंदर ये सारा कुछ किया गया एक इशारा करने के लिए। अब एक स्टेज आई कि खान साहब को भी पता लग गया कि लारी लपा था, और उधर इस्टेब्लिशमेंट में भी पता लग गया लारी लपा था। टाइम गुजर गया है, अब कोई टाइम नहीं है कि अगर ये कानून बनता भी है और उसके बाद पहले तो इसके ऊपर डिबेट होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ठीक है जी, फिर कानून बनेगा, फिर वोटिंग होगी, तो इतना टाइम ही नहीं है कि 29 नवंबर से पहले पहले ये सब कुछ कर लिया जाए। सही। इसीलिए खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च को स्लो मार्च रखा हुआ था। मैं कब से ये आपसे कह रहा हूँ कि पीछे कुछ हो रहा था, और जब ये पता चला कि अब नहीं होना, तो फिर आपने देखा 10-11 तारीख को जब ये मीटिंग नहीं हुई और खान साहब ने फिर ये अनाउंस किया कि अब मैं वज़ीराबाद जा रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। उस वक्त तक सब होल्ड हुआ था। तो ये एक लारी लपा था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टाइम जो है वो ले लिया है, और तो ये गेम हुई है। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा। सेठी साहब से हमने अंदर की खबर जाननी है। एक तरफ उमर फारूक नज़र आ रहे हैं, तोशा खाना की घड़ी का केस, और दूसरी तरफ इमरान खान है, वो कह रहे हैं कि रसीदें मेरे पास हैं। मामला क्या है अंदर, इस पर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, सुई धागा संभाल लें, चादर बुंदें, अभी हमें ये पूरी स्टोरी जाननी है कि ये असल में मामला है क्या। यार बात यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसमें सब लोग सही कह रहे हैं, मगर कैसे मिलाया जाए? लगता है ऐसे है कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली सारे सही कह रहे हैं। क्या चक्कर है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि तोशा खाना का चक्कर क्या है। 1996 में 96 में मैं एक अबूरी कैबिनेट का मेंबर था, और मेरे हवाले अकाउंटेबिलिटी थी, और मैंने पूरी तफ्तीश की थी कि तोशा खाना के अंदर होता क्या रहा है। 3 माह थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस वक्त का कि मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, छुपाई गई मेरे से, और फिर मुझे घूम फिर के कहीं से निकलवानी पड़ी, मगर फिर भी पूरी नहीं मिली। तो क्या मैंने सीखा? मैंने ये पहली बात तो ये सीखी कि जब ये तोहफे मिलते हैं, जो महंगे तोहफे होते हैं, सारे तोहफे कानून के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होता है तोशा खाना का, वो तो डिपॉजिट करने पड़ते हैं कि जी ये मुझे फ़लाने ने दिया, ये फ़लाने ने दिया, फ़लाने, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आपने उनमें से कोई तोहफ़ा अपने लिए रखना हो जो आपको मिला हो, तो आप अप्लाई करते हैं कि जी कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मियाँ साहब, मियाँ वो मैं ये घड़ी लेनी है मैंने। वो कहता सर ओके, मैं इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ, कानून के मुताबिक अगर ये 100 रुपये इसकी वैल्यू निकलती है तो मैं 20 रुपये आपको देने पड़ेगा और आप ले लेंगे। तो मैं अगले हफ्ते इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ। इवैल्यूएशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। वो फिर उनको कहा जाता है कि जी इस घड़ी का वैल्यू लगाएं। वो मार्केट के अंदर अपनी सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, वेंडर से, कि कितने की है, कितने की। फिर एक उसकी रिपोर्ट होती है कि हमने इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, पूरी कि इसकी कीमत लगभग इतनी है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दी जाती है, या मिनिस्टर साहब को, जिसने भी लेनी हो, और कहा जाता है कि जी इसकी कीमत 10 रुपये है, आप 2 रुपये दे के तो ये ले सकते हैं। सबसे पहला घपला होता है 10 रुपये में। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कि मैंने ये ख़रीदनी है घड़ी, तो आगे से आप पता जवाब क्या मिलता है? डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप फिक्र ना करें सर, मैं इसको संभाल लूँगा। मतलब क्या?
मतलब ये है कि अगर ये 10 रुपये की है तो मैं इसकी कीमत 4 रुपये लगवाऊंगा। खुश करना ना प्राइम मिनिस्टर को, पूरी कीमत तो नहीं दिखानी प्राइम मिनिस्टर को, खुश करना ना। डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ इट। अगर कोई बंदा आके कहे कि जी ये घड़ी आप रोलेक्स की है, इसकी कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए है, प्राइम मिनिस्टर कहेगा यार बंदा नहीं ठीक है, तो मेरे पैसे, और तो वो ख़रीदेगा भी नहीं, वो कहेगा नहीं ख़रीदता। मगर वही अगर आके कहेगा 10 लाख की है तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा ये बंदा ठीक है, मेरा काम करता। ये अनस्पोकन होती है। तो सबसे पहली स्टेज तो है कि उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब वो कैसे वैल्यू कम लगती है? अब वेंडर्स हैं, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, जिनका राब्ता है कैबिनेट के साथ, कैबिनेट की जो कमेटीज़ हैं, उनसे जो वैल्यू लगवानी हो वो लगवा ली जाती है। उसको कह दिया जाता है यार यदि 40 लाख तो उत्ते ना करी, 20 लाख तो उत्ते ना करी। फिर 3 कोटेशन ले लिए जाते हैं कि इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। हस्ब मामूल ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। इसमें थोड़ा सच होता है, ज़्यादा वैल्यू कभी भी पूरी नहीं लगती, क्योंकि पता है किसने ख़रीदनी है तो उसको खुश करना है ना। ठीक। तो पहली स्टेज पे तो ये होता है, सब खुश खुश, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी करा दिया, उधर भी हो गया, ये भी हो गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले गए घर। अगली स्टेज ये होती है जो यहाँ हुआ कि पहले तो इस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत कम लगाई गई, खान साहब के लिए कम लगाई गई। ठीक है। और वो फाइल में लगा दिया इसकी इतनी, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, वो पूरी कार्रवाई हुई है। ठीक है। खान साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने 5 करोड़ की, ये 2 करोड़ की, कितने की खरीदी? 5 करोड़। 5 करोड़ 70 लाख। 5 करोड़ की वैल्यू लगी थी मेरा ख्याल है, 10 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ की लगी थी, पता नहीं जी, चले उन्होंने 20% या 50% या 30% दे के वो घड़ी ले ली। अब खान साहब कहते हैं उन्होंने मार्केट में बेच दी, ठीक, और कहते हैं मेरे पास रसीदें हैं। और ये सारी कहानी जो है फरागोगी और ये उमर फारूक सब बकवास है। घड़ी मेरे पास थी, मैंने बेची, ये मेरे पास रसीदें हैं, मैंने बेची, उस्मा को मैंने बेच दी। तो ये क्या कर रहा है? सिटी क्या बकवास कर रहा है? तो इसको तो एजेंसियों ने खड़ा किया मेरे खिलाफ साजिश, और मुझे पूछेंगे तो मैं सारी रसीदें दिखा दूंगा। अब रसीदें तो हैं, क्योंकि रसीदें हैं, खान साहब ने ख़रीदी है और डिक्लेयर की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, अपने असासों के अंदर, अपनी वेल्थ के अंदर, क्योंकि मैंने ये ख़रीदी है। यही तो वो इशू है ना कि 19 में आपने की और डिक्लेयर आपने 20 में की, आपने 1 साल झूठ बोला। यही तो तोशाखाना केस है इनके ऊपर। तो खान साहब के पास रिकॉर्ड तो है, मगर लेट डिक्लेयर किया है। अब बात यह है तो अगर ऐसी बात है तो घड़ी तो फिर खान साहब और खान साहब की फैमिली के पास या फरागोगी के पास नहीं होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब उमर फारूक झूठ बोल रहा है, ना घड़ी थी, ना बिकी, ना कुछ हुआ। वो तो पहले ही बिक चुकी थी इस्लामाबाद में, वो तो उस्मा ले गई थी। हुआ क्या या हुआ क्या होगा, मैं ये कहूँगा हुआ क्या होगा, मुझे क्या पता। मगर अगर आपने एक्सप्लेनेशन ढूंढना है तो फिर एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन कि उस्मा को कहा गया, जुल्फ़ी बुखारी गया या नजम सेठी चला गया, खान साहब का दोस्त उस्मा के पास, उस्मा ये घड़ी हम तुम्हें बेच रहे हैं, रसीदें चाहिए। मगर बेचना हमने कुछ नहीं, सिर्फ हम रसीदें लेनी तुमसे, तो ये रसीदें बना दो, तुम्हें 1-2 लाख रुपया दे देंगे, तुम शो करो कि तुमने ख़रीद ली। रसीदें ले ली, आपको 10 लाख रुपया दे दिया, ला जी थैंक यू वेरी मच। कागज़ के ऊपर घड़ी आपकी हो गई, मगर एक्चुअली घड़ी तो मेरे पास रह गई ना। फिर वो दुबई पहुंच गई घड़ी। वो कैसे? कमाल है, जेब में डाल के चली गई, फरागोगी ले गई या कोई और ले गया, कोई चिड़िया उठा के ले गई दुबई। वहाँ जाके उन्होंने कहा इसको अब हमने बेचना है असली कीमत पे। असली कीमत तो अरबों रुपए में है। असली कीमत तो उसकी जो है, जो कि 40-50 करोड़ की है, ठीक है, 2 लाख 3 लाख 4 करोड़ की नहीं है। तो कैसे किया जाए? तो शहजाद अकबर साहब सीन में आ जाते हैं। शहजाद अकबर साहब फ़ोन करते हैं उमर फारूक को, जिनके साथ उनका पुराना तल्लुक़ है, और वो तल्लुक़ बाद में भी तस्वीरें भी हैं, उमर वाडा साहब और उमर फारूक और ये सब लोग सब मिले हुए हैं, ये लोग तब दोस्तियाँ थी। ठीक। और खान साहब अरूज में थे, उनको खुश करना सिर्फ सेक्रेटरीज नहीं करते, और भी बड़े लोग खुश करने के लिए तैयार थे, कोई प्रॉपर्टी, कोई इधर वाले उधर वाले, और घड़ियाँ ख़रीदने वाले, बेचने वाले। तो उन्होंने कहा खान साहब को पूरी वैल्यू लेके देते हैं। तो उन्होंने उमर फारूक को कहा यार ऐसा कुछ, उन्होंने कहा मैं ही ख़रीद ला। मैं सोचा कि इनको खुश कर देते हैं, ठीक, मैंने और काम निकालने हैं इनसे।
तो उन्होंने कहा ठीक है जी, डील हो गई, $2 मिलियन की डील हो गई। मगर डिमांड ये था कि कैश, चेक के ज़रिए पेमेंट नहीं करनी, कैश लेना। अब कैश इसलिए लोग लेते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। चेक के साथ तो नाम लिखा जाता है ना। जब आपको एक बैग में कैश दे दिया जाता है, उसकी कोई रसीद नहीं होती, ना लेने वाले की ना देने वाले की। ठीक। तो अब और रसीदें तो पहले ले ली हुई वो तो पहले है ना रिकॉर्ड में दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। अब तो पैसे लेने हैं ना, असली पैसे लेने हैं। वो तो इनकम टैक्स के लिए, अगर वो ज़्यादा की बेचते, तो अगर वो वहाँ 20 करोड़ की बेच देते तो उसके ऊपर 5 करोड़ टैक्स देना पड़ जाता। तो वहाँ तो उन्होंने 2 करोड़ की बेची या 3 करोड़ की बेची, उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स दे के फारग हो गए। यहाँ उन्होंने 40 करोड़ की बेचनी, जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना, कोई कैश में लेनी है। तो ये हुआ है या हुआ होगा। अब कहानी बनानी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो कैश में उन्होंने निकाल के दे दिया। तो खान साहब भी सही कहते हैं, मेरे पास रसीदें हैं, मैंने तो यहाँ बेची है। उमर फ़ारूक कहता है मैंने बेची है, घड़ी मेरे पास थी और मैंने ख़रीदी थी और मैंने फरागोगी से ख़रीदी है, उनको मैंने पैसे दिए हैं और कैश में दिए हैं और बैग भर के दिए हैं। सेठी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, इसी पर मेरा एक और सवाल भी है। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये शहजाद अकबर के साथ झगड़ा क्यों शुरू हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसके इस डील के बाद मुझे तंग करना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये फिर अब बात बनी कि ये अगर शहजाद अकबर का बड़ी इतना करीबी रिश्ता था विद उमर फ़ारूक, और उमर फ़ारूक जो है वो सही कह रहे हैं कि मैंने शहजाद अकबर के ज़रिए किया, तो फिर शहजाद अकबर की उमर फ़ारूक का झगड़ा क्यों? अब वहाँ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले लेती है। 1920 की ये बात है, मगर आज बात कुछ और हो रही है। उस वक्त शहजाद अकबर साहब बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे अकाउंटेबिलिटी के। इमरान खान अरूज पे था, हाँ, अहलिया उनकी और बुज़दार, और ये सारा कुछ हो रहा था। तो उस वक्त तो सबकी कोशिश थी ना कि इनके अंदर घुसें, इनके साथ कुछ तल्लुकात बनाएं, इनको खुश करके रखें ताकि हम भी पीछे कुछ कर सकें चला के। तो वो तो चल रहा था। अब वो ख़त्म हो गया। खान साहब भी बाहर हैं, शहजाद अकबर साहब भी भागे हुए हैं, ठीक। और लगता ऐसे है कि अब कोई एक और ये हुकूमत लास्ट करेगी और खान साहब का भी कोई फौरी तौर पे वापस आने का इम्कान नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर बैठे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ ढूंढ रही है चीज़ें। अब जब उस वक्त का इस्टेब्लिशमेंट इनको ढूंढ के दे रही थी चीज़ें नून लीग के खिलाफ, अब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के खिलाफ ढूंढ के कभी जियो को मिल जाती, कभी किसी और को मिल जाती। तो अब सूरत हाल ये है कि सारे सही कह रहे हैं, मगर हकीकत क्या है? हकीकत लाइकली यही है कि घड़ी जो है वो उमर फ़ारूक के पास उसने दिखा दी है। अब उसमें तो कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ठीक। तो अब खान साहब कह रहे हैं कि मैं केस करूँगा। अब वो केस किस पे करेंगे? कहते हैं मैं जियो के ऊपर करूँगा। जियो वाले कहते हैं ये कि हमने पूरी तफ्तीश करके ये किया, हमने खुद देखा है, सब कुछ किया है। वो भी सही कहते हैं, घड़ी तो है ना उसके पास। अगर वो शख्स ये प्रूव कर देता कि उस दिन, जिस दिन वो कहता है, वो बैंक गया और उसने $2 मिलियन वहाँ से निकाले, और $2 मिलियन निकाल के वो कहता है मैंने उज़मा को दिए हैं। 2 मिलियन निकालने का तो रिकॉर्ड होगा बैंक में कि कैश विड्रॉ हुआ, उज़मा को देने का रिकॉर्ड नहीं होगा। मगर शायद उसके पास वो भी हो, कोई तस्वीर किसी ने ले ली हो बैग देते वक्त, या कोई वीडियो में होता है ना, बैग दे दिया उसने उठा के ले गए, शायद उस किस्म की एविडेंस भी हो। शायद कोई रसीद भी ले ली हो, रिसीव्ड इतना कैश, कोई पता है, क्योंकि वो बंदा बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। इसके अलावा शायद कोई ऐसी एविडेंस निकल आए कि फरागोगी या अहलिया या कोई और बंदा जिनका तल्लुक इनके साथ है, एक दिन रात को उसने जाके बैंक के अंदर $2 मिलियन डिपॉजिट कर दिए। तो वो पूछा जा सकता है, भाई तू केड़े खाते तू $2 मिलियन तुम्हें कहाँ से आए, तुमने ये बैंक में डाल दिए? तो मनी ट्रेल तो फिर भी पकड़ी जाती है। कैश में भी अगर आपने लिया हो तो किया हो, तो घूमते घूमते आपको पता चल जाता है किसने कहाँ से लिया, क्या हुआ। तो ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रूव कर सकते हैं कि इन्होंने इतने पैसे की ये घड़ी खरीदी फ्रॉम दिस ग्रुप, जिसका ताल्लुक बड़ी करीबी ताल्लुक है खान साहब के साथ, और घड़ी ज़ाहिर है खान साहब की है। तो और खान साहब कह रहे हैं मेरे पास रसीद। तो फिर ये उमर फ़ारूक शहजाद अकबर के हाथों ब्लैकमेल क्यों होते? वो ये हुआ कि उमर फ़ारूक की और उसकी अहलिया की सेपरेशन हुई हुई है या डिवोर्स हुई हुई है, और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक। वो लड़ाई रहे हैं जिसके अंदर कस्टडी बच्चों की भी है, पैसे, एलिमनी, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। यही खबर है हमें पड़ी। अच्छा, उसमें
उस खातून ने दोस्ती की हुई है इधर, बिकॉज जाहिर है जब उमर फ़ारूक की दोस्ती थी शहजाद के साथ और इस ग्रुप के साथ, तो उनकी एहलिया की भी तो दोस्ती थी ना साथ उन्हीं के साथ। जब अलग हो गए तो वो अलग तो हो गए, मगर उनकी दोस्ती तो उनके साथ रही ना, ख़वातीन के साथ, उस ग्रुप की ख़वातीन के साथ। उसने जाके उधर कहा कि यार मेरा मसला हल करो, वो मुझे पैसे नहीं देता उमर फ़ारूक, मुझे आने नहीं देता, जाने नहीं देता, मेरा ये हक़ है, ये लेके दें। तो उसने उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, शहजाद अकबर ने इसको कहा कि भाई दो उन्होंने। उसने सोचा कि मैं तो इस ग्रुप का हूँ, तो इससे मुझे ऑर्डर आया कि इसका मसला हल करो इस बच्ची का, तो उमर फ़ारूक को मैं टाइट करता हूँ। उसने उमर फ़ारूक को टाइट किया कि यार वो पैसे देना, टिकट देना, ऐ करना, वो करना अपनी बुढ़ी का। तो उससे शुरू में तो ने कहा नहीं ठीक है। जब वो अरूज पे था तो वो ठीक है करता रहा। जब इसने देखा कि अब वो गिर रहा है और बहुत हो गया मजाक और ये बहुत मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो उसने कहा मैं नहीं देता। तो शहजाद अकबर ने, उसका ये कहना, उसने केसेस कर दिए, इसको जाली केसेस यहाँ कर दिए और इंटरपोल पीछे लगा दिए इसको ब्लैकमेल थ्रेटन करने के लिए, ये उसका कहना है। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए शहजाद अकबर के साथ। अब हुआ ये कि शहजाद अकबर की छुट्टी होगी आखिर में आके। उस वक्त तक तो ये कहानी सारी छुपी हुई थी ना, ठीक। दोनों तरफों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, छुपा के रखना और अपने काम भी करवाने। उसको शहजाद अकबर की छुट्टी होगी, खान साहब की छुट्टी होगी, फिर भाग गई यहाँ से। ठीक। तो अब इस साहब ने सोचा कि लै हूँ तो नया डिस्पेंसेशन आ गई है, नया इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, नया ये हो गया, आओ ना हूँ मैं तो देखा। और इधर से लोग कोशिश कर रहे होंगे ढूंढने की कि घड़ी की कहानी कहाँ है, गई कहाँ, आई कहाँ। जिस शख्स ने रसीदें दी थी वो शख्स मिल नहीं रहा है, वो इधर उधर हो गया है। तो क्योंकि इंक्वायरी तो हो रही है ना, तो हुआ ये है कि यहाँ आके बात अब रुक गई है। फवाद चौधरी और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम केसेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि ये केस वेस होने कोई नहीं, क्योंकि असली हकीकत जो है वो छुपी नहीं रहेगी और ये सिर्फ एक धमकी होती है कि हम करेंगे। अगर मैं आज तुम्हारे ऊपर कोई केस करता हूँ ना, तो मुझे फिर प्रूव करना है कि आपने झूठ बोला है। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो उल्टी गले पड़ जाती है। तो आमतौर पे ये होता है कि इस चीज़ को लॉन्ग खींचते हैं, केस कर दिया मीडिया को दिखाने के लिए कि मैंने केस कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। और एक्चुअली जब केस शुरू होता है फिर आप मुझे भी बुलाया जाता है और उस बुलावे के अंदर फिर जब मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो ऐसी ऐसी बातें फिर मुझे जवाब देने पड़ते हैं कि जो चीज़ छुपाई जा रही है उसके अलावा भी 10 चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती हैं। तो ये कभी उस स्टेज से सारे लोग भागते हैं, उस स्टेज से कि एविडेंस स्टेज ना आए जहाँ हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ अगर हमने झूठ बोला और पकड़े गए तो फिर तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो ये सिर्फ ड्रामा होता है केस करने का, कि केस वेस इन्होंने लॉन्च कर देने करना, वरना कोई नहीं। अच्छा, तो और ये सूरत हाल है। तो ऐसे टाइम पर उमर फारूक का ये केस सामने लाने का क्या मकसद क्या है? मकसद तो बड़ा सिंपल सी है यार, आजकल आप देख ही रहे हैं, हमने कब से कह रहे थे कि खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस भी बनेंगे, खान साहब की जो कारस्तानियाँ हैं, ये करतूतें हैं, वो बाहर भी निकलेंगी और जितना ये झगड़ा करेंगे हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ से भी तो कार्रवाई होगी ना। खान साहब खुद ये करते रहे हैं, खान साहब को पता है कैसे ये करता है, और वही सूरत हाल जो होती है, वही लोग जो पहले खान साहब के गंदे काम कर रहे थे, अब वही लोग जो है खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो यूँ तो रियासत के लोग होते ही ऐसे, उनको जो आप ऑर्डर करते हैं वो करते हैं। पहले एक दिन आपके ख़िलाफ़ करते हैं, दूसरे दिन जिसने कहा होता है उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं। तो अब ये पूरा एक सिस्टम, मगर जो मीडिया है, मीडिया के पास अगर स्टोरी आती है और अगर उसको चेक कर लेते हैं, जो कि मेरा ख्याल है शाहजेब ने किया है, वो बड़ा केयरफुल आदमी है, तो फिर वो उसने सोच समझ के किया है, उसने सारा कुछ देख के किया है और खान साहब का कोई केस नहीं बनेगा और ये इसमें खान साहब को नुकसान होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।